डॉक्टर मुशर्रफ साहब, ये जो बातें बड़ी आइडियली अच्छी हैं जो बेग साहब कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या ये पॉसिबल हो पाता है? और स्पेशली अभी हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में एक गवर्नमेंट है और वहाँ पर अमेरिका में एक दूसरी गवर्नमेंट है, लेकिन अब वहाँ पर भी इसी साल इलेक्शन भी होने हैं और बहुत लोग इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि वहाँ पर ट्रंप साहब की मकबूलियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है उनकी भी। तो आपको लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज भी करती हैं पॉलिसीज़, या पॉलिसीज़ बहरहाल वही कंटिन्यू रहेंगी अमेरिका की? देखिए समीना, वहाँ पे अगर अभी इलेक्शन होने हैं, फ़िलहाल तो बाइडेन साहब है, नवंबर तक तो वही पॉलिसी रहेगी जब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी। मसला ये है कि एक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन बेग साहब कि आप केस तो अपना प्लीड करें। कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन होते हैं रियासतों के दरमियान, और अपने इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस रखे जाते हैं। कभी भी पर्सन स्पेसिफिक, वो ख़ासकर वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और यूएस जो है वो तो एक वर्ल्ड हेजेमनी जो है लीड करता है, और वो उन पे उनका बड़ा किरदार है। अगर वो पाकिस्तान की IMF के ज़रिए, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए इमदाद नहीं करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना। अब लेकिन एक बात जो जहन में रखनी चाहिए, या मुझे मेरी ओपिनियन के मुताबिक, देखिए अभी अमेरिकन इंटरेस्ट इस खित्ते में है नहीं। पहली दफ़ा अमेरिकन टिल्ट हुए हैं, उन्होंने इंडियन मिलिट्री जो एड है वो जो उनकी थी पहले सिर्फ पाकिस्तान के साथ रहती थी, अब वो उन्होंने इंडिया की तरफ भी टिल्ट किया है। और जो इंडियन लॉबीज़ का बढ़ता हुआ असर और रसूख है ख़ासकर अमेरिका में, वो भी आप जहन में रखिएगा कि जब भी यहाँ पे अगर किसी मुल्क का इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके साथ जैसे एक स्पोर्ट फंड होता था मुशर्रफ साहब के दौर में, वो भी नहीं है, तो वो फिर आपके मामलात में देखिए अभी उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है, कोई खुल के वो नहीं आए हैं। पाकिस्तान तालिबान वो ज़्यादा गर्मजोशी तभी दिखाएंगे जब उन्हें भी अपना कोई फायदा होगा। और ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई उलमा ताना देने की बात नहीं, दिस इज अ फैक्ट। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप चलते ही ऐसे हैं। देखिए कतर के ज़रिए वो तालिबान के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया भी आपस में डायरेक्ट उनके लिंकेज हैं। हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक अहमियत पहले बड़ी इन्वॉल्वमेंट रहती थी, इस वक्त नहीं है, दोबारा बन सकती है, हालात चेंज हो सकते हैं, वो किस वक्त होता है और उसको कैसे हैंडल किया जाता है ये तो फिर वक्त आएगा। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब, ये जो मामला है जिसके ऊपर बहुत से लोग टाइमिंग पे क्वेश्चन भी रेज कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ अब ऐसा भी लग रहा है कि मुख्तलिफ बार्स एसोसिएशन डिवाइडेड तो हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ 6 जजेस के साथ हैं, कुछ दूसरी तरफ भी खड़े नज़र आते हैं। इस मसले का हल कैसे निकलेगा? तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब क्या इसकी सरबराही कबूल कर लेंगे या कर चुके हैं आपके नज़दीक? ये तो अभी तसद्दुक साहब जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो उन्होंने किसी से बात की है। आज की सूरत हाल में अब बेटी की तरफ से भी एतराज़ आया है। इशू सिर्फ ये है कि शायद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्चुअली सही नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बाबर सितार तारिक जहांगीरी साहब की एलिवेशन की मुखालफत की गई थी उस वक्त की हुकूमत की तरफ से, और उनकी एलिवेशन जो है वो पार्लियामेंट में वो यूनानिमस नहीं थी, मेजॉरिटी वोट्स के साथ हुई थी। एक तो ये फैक्ट। दूसरा ये बात ये कहना कि उनको जो केसेस में रिलीफ मिला है, तो अभी तक यहाँ याद मुझे पड़ता है कि ये केसेस में जो रिलीफ का कहा गया है तो मोस्टली ये भी एक एग्जैजरेटेड बात ज़रूर है, क्योंकि टेरियन वाइट केस उन्होंने जरूर टेरियन वाइट का किया था। उसके अलावा तो अभी वो केसेस की अपील तो मेन तो नहीं पहुंची। वो जो ज़ेली अपीलें पहुंचती हैं उनके पास गए हैं, वो देखने वाली बात है। जैसे मियाँ साहब के जो प्लेटलेट्स वाला जब उनका था प्रॉब्लम और उनको बाहर भेजना था, उसमें जब लाहौर हाई कोर्ट से एक रिलीफ मिला, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला चला था। उस बेंच में मुझे याद है कि वो मोहसिन कियानी साहब और अतर मिर्ला साहब उसमें थे जिन्होंने उनको इजाज़त दी थी बाहर जाने की। इसके बाद आई थिंक मोहसिन साहब उस बेंच का भी हिस्सा, काफ़ी सारे बेंचेस का हिस्सा रहे जिन्होंने ये फिर अपीलें नैब की जो सुनी है, उसमें डिटेल्स अभी उसमें निकालने वाली हैं। तो ये बातें जब फैक्ट आएंगी रिकॉर्ड के ऊपर तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आएँ। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एक वर्ड ऑफ माउथ तो ज़रूर है, रिकॉर्ड पता नहीं उसका कोई मिलता है या नहीं मिलता है, या कौन से केसेस की रिलीफ की बात है। जहाँ तक बार एसोसिएशंस का देखिए मामला है, अब पाकिस्तान बार एसोसिएशन पाकिस्तान की लीडिंग बॉडी है, उसमें 2 ग्रुप हैं हमेशा से। एक मरहूमा आसमा जहांगीर साहबा के
नाम से याद किया जाता है, दूसरा प्रोफेशनल ग्रुप है। प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो मिनॉरिटी में है, उसमें 6 जो उनके मेंबरान हैं, उनके टोटल 15 मेंबरान होते हैं। 6 मेंबरान जो हैं उन्होंने तो ख़त लिखा और जुडिशल प्रोब का कहा है। उसमें 7वें मेंबर अख्तर हुसैन साहब हैं कराची में। वो हैं तो इंडिपेंडेंट ग्रुप यानी आसमा जहांगीर ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो वाकई इंडिपेंडेंट आदमी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने उम्मीद जाहिर की, डिफरेंस उन्होंने दिया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार ने इसको रिजेक्ट किया है। बलूचिस्तान की जो वकला का है उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है, KP में भी रिजेक्ट हुआ है, और कराची का भी आई थिंक उनका जो हाई कोर्ट बार का आ जाएगा। लाहौर बार में इसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप के हमायत याफ्ता सदर हैं मुनीर भट्टी साहब। वो तो पंजाब बार कौंसिल के वो जो मेजॉरिटी है उनके साथ जाएंगे। पंजाब बार कौंसिल के भी 15 मेंबरान ने इसको किया, लेकिन ये जो डीलिंग जिस तरह से ये हो रहा है उससे मुझे लगता है कि ये शायद मामला मिट्टी पाओ का एक ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन पूरा हाई पावर्ड कमीशन भी बने हैं, तो कब किसी कमीशन की रिपोर्ट आई है, कब उनके ऊपर कभी अमल दरामद हुआ? बात ये नहीं है, बात ये है कि ये चीजें कहने को तो आसान होती हैं, लेकिन अब इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। मतलब जुडिशरी ने भी इस मुल्क में, मतलब इफ्तिखार चौधरी थे तो ये जो रेकोडेक का मामला है तबाही उठा दी। आप उनके 100 मोटर्स उठाएं तो आप हैरान रह जाएंगे, इतना नुकसान पाकिस्तान को कभी किसी और ने नहीं पहुंचाया जितना ये 100 मोटर्स ने पहुंचाया है। सही बात। और 100 मोटर्स अक्सर जो हैं वो सिर्फ मीडिया में खबर लगवाने के लिए होते रहे और इतने उसके नुकसान हुए हैं, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी थे, साकिब साहब थे, या जिन्होंने भी आप बात कर ली। उसके बाद खोसा साहब ने तो एक भी नहीं लिया, इस तरह बंदयाल साहब ने भी शायद एक आधा लिया, उसके बाद में नहीं हुआ, लेकिन नहीं वो लिया उन्होंने एक लिया था, वो कासिम सूरी वाली जिसमें रिवर्स किया था, एक और ये जो इन्होंने लिया था ना, इसका ये जो भी लास्ट वाला दो थे, लेकिन वो उस तरह से नहीं थे। लेकिन आप उस वक्त की जुडिशरी उठा के देख लें, मतलब उन्होंने तबाही हर डिपार्टमेंट के अंदर वो उस वक्त घुस जाते थे। नया वो तहरीक शुरू हुई हुई थी, वो तहरीक आ गई, उसमें हर बंदे ने तबाही उतार दी गवर्नेंस की। और ये जो मुल्क में इस वक्त क्यास आपको नज़र आता है, सॉरी मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, इसमें आप अगर कहें कि जुडिशरी इसमें शामिल नहीं है या बरल जिम्मा है तो ये बात गलत है। सबने हिस्सा डाला है। लेकिन चौधरी साहब आपकी क्या इसके ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी पहले तो बहुत दिनों से रिमोर्स थी, अब कल तो मैंने देखा लीडिंग न्यूज़ चैनल्स भी इसके ऊपर बात कर रहे थे। ये खबर है मार्केट में कि 2/3 मेजॉरिटी पूरी हो गई है, तो लिहाजा अब सेनेट इलेक्शन के बाद इसके ऊपर कोई कानून साजी की जा सकती है। मेरे ख्याल में कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने रात को इसकी तरदीद की है, तो आई थिंक एक फीलर शायद छोड़ा गया था, तो ये देखने के लिए बाज़ औक़ात ऐसे मार्केट में चीज़ें ज़राए से फेंकी जाती हैं जिस पर ये देखना होता है कि आगे से रिएक्शन क्या आएगा। ये जो दाना है ना एक्सटेंशन का, ये कोई पहली दफ़ा नहीं फेंका गया। ये मोहसिन बेग साहब बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, बड़े तजर्बाकार बंदे हैं। अरशाद हसन खान साहब का टेनोर था जब तारक अजीज़ साहब अल्लाह नसीब करे उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मुशर्रफ साहब का टाइम था, उस वक़्त भी ये जो है ना जजेस की मुद्दत बढ़ाने का मामला आया था। और जब MMA के साथ ये मामला तय हुए तो वो जजेस की जो एक्सटेंशन है या टाइम का है वो पीरियड वो ड्रॉप करके तो कुछ और चीज़ें फिर करवाई गई। ये एक होता है, और इसी तरह से ये मुख्तलिफ जजेस को जब ये काम कुछ करवाने होते हैं या कुछ होता है, लोग कहते ज़रूर हैं, मतलब ये नहीं कुछ अपनी भी ख्वाहिश होती है, लेकिन बज़ा औक़ात ये इस तरह होता है। और ये अक्सर दाने जो है ना ये बड़े जजेस ये चुन भी लेते हैं लेकिन बाद में होता ये है कि वो दाना फंसता है, फिर वो बाहर निकल आता है। अगर ये होना भी था तो मेरा ख्याल है अब ये जो जुडिशल कमीशन इंक्वायरी का जो बनाने गया है ये मुश्किल हो गया, ये इसको कोई हजम नहीं करने देना नहीं होगा।